अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स। तो मोशन हमने आपको चैप्टर 3 से बता दिया था कि क्या होती है, रेस्ट क्या होती है, फिर उसकी जो भी सिलसिला था काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। फिर फोर्स क्या होती है, कल हमने जो है वो इसके बारे में भी हमने आपको थॉरली जो है वो बता दिया था कि ये फोर्स किस बला का नाम है। सही। आज जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर तो हमारा यही है, मोशन ऑफ फोर्स। एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, सही ना। इन्होंने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, नाम मुझे थोड़ा सा जो है ना वो याद है, शायद उसका था फ़िलासफ़िया और मैथमेशिया, इस तरह का कुछ नाम था उसका, जहन में मेरे इस वक्त नहीं आ रहा, सही ना। तो उसके अंदर उन्होंने बेसिक ये था 1867 के अंदर ये किताब उन्होंने लिखी थी 1867 के अंदर, और इसका नाम इसी तरह था ना, फ़िलासफ़िया और मैथमेशिया, इस तरह करके कुछ नाम था, माजरत के साथ कि मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। तो सर आइजैक न्यूटन ने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन दिए थे और हरकत के बेसिक मतलब जो है वो कॉन्सेप्ट दिए थे, और फिर उन्होंने हरकत के 3 कवानीन पेश किए थे। कौन से कवानीन पेश किए थे? 3 कवानीन हरकत, जिसे लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे लॉज ऑफ मोशन। ये 3 लॉज उन्होंने पेश किए थे। बेसिकली ये ऐसे लॉज हैं जो हमें पता ही हैं। लॉज ऑफ मोशन ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें ना पता हो। बस ये था कि तहरीर में नहीं थी। क्या थी? तहरीर में नहीं थी और मैथमेटिकली इसको नहीं लिखा गया था। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो हर किसी को पता है, ये कोई यूनिक बात नहीं है। तो आज मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला हरकत के 2 कवानीन जो हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सही। सेकंड क्योंकि उसमें डेरिवेशन है एक छोटी सी, तो इंशाअल्लाह ताला सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आज जो है वो मैं आपका जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करूँगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक जो इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पेश किया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़ हालत सकून में है तो वो हमेशा हालत सकून में रहेगी, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और अगर कोई चीज़ हालत हरकत में तो वो हमेशा हालत हरकत में रहेगी, अनटिल, यहाँ तक कि कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे, सही ना। इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट ऑलवेज रिमेन इट्स स्टेट अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एंड द सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हैं इसके, पहला पार्ट रेस्ट के मुताबिक और सेकेंड पार्ट, इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इट ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब ये क्या बात कर दी सर ने भाई, ये तो बहुत मुश्किल बात है। हमारे तो सर पे से हवाई जहाज की तरह घूम करके F-16 और बल्कि F-35 की तरह जो है ना वो गुजर गई, बल्कि स्टील टेक्नोलॉजी वाले जो है ना वो जहाज़ हैं और जो है ना वो उनकी तरह जो है ना वो गुजर गई। समझ में नहीं आया भाई, एक कॉमन सेंस की बात है। अब समझे मिसाल से, ये पेन है, ये पेन मैंने अपने हाथ पे रख दिया, बोर्ड मार्कर अपने हाथ पे रख दिया, कहता है कि ये हमेशा इसी तरह रहेगा जब तक इसके ऊपर बैरूनी क़ुव्वत ना लगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं। ये हमेशा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। देखें ये पेन है, ये हिलेगा अपनी जगह से, ये तो हमें पता है ना। जब तक इसके ऊपर कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगेगी ये पेन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है। या तो मैं इसको हिला दूँ, या हवा चले इसको हिला दे, या ज़लज़ला आए तो ये हिल जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, सही ना। अगर इसकी अपनी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग सकती है, सही ना। तो ये पेन हमेशा अपनी हालत सुकून में रहेगा। समझ में आ रही है बात आपकी? अब इसी तरह से बात है, अब ये पंखा चल रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा, या तो इसका कैपेसिटर ख़राब ना हो जाए, या हवा आए और ये पंखे को गिरा दे, या मैं बिजली से बटन बंद कर दूं पंखे का, तब ये रुकेगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब कोई जिस्म, इफ़ अ बॉडी, 2 पार्ट है इसके, इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट ऑलवेज रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब कोई जिस्म हालत सुकून में होता है तो हमेशा रहेगा जब तक कि बैरूनी कुव्वत ना लगा। मैं खड़ा हूँ, जब तक कोई मुझे धक्के ना मारेगा, या मैं खुद से अपनी, क्योंकि मैं तो खुद से लगा सकता हूँ ना कुव्वत, और अदर मैटर तो नहीं लगा सकते। जब तक कोई मुझे धक्के ना मारे मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। मैं तो खड़ा हूँ तो खड़ा रहूँगा भाई, सही ना। कोई बैरूनी कुव्वत लगेगी तो मैं हिलूँगा। और क्या कहते हैं, इफ़ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन इट ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, सही ना। लेकिन ये हमें दुनिया के अंदर ये नज़र नहीं आता। हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो अगर आप उसको 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं एक कमरे में बंद करके भी रख दो तो उसके ऊपर अफेक्ट्स होती हैं, क्योंकि हमारे गिरदो पेश में देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत सारी कुव्वत है। रिगर की कुव्वत है, फ्रिक्शन की फोर्स है, आपका टेंशन है, आपका जो है ना वो ग्रेविटी की कुव्वत लग रही है, आपकी ज़मीन की जो कुव्वत होती है वो आपको लग रहा है, वेट लग रहा है। इसके अलावा विंड फोर्स आपको लग रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे कौन सी फोर्सेस हमारे सराउंडिंग है। अब दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमी, आपको पता है ये हमारा सन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये, क्योंकि मैं इस बात को भी नहीं मानता ये भी एक मतलब जो बहरहाल जो अकॉर्डिंग टू साइंस, मॉडर्न साइंस जो हम मुसलमानों को पढ़ाई गई उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। जो अंग्रेज़ पढ़ते हैं वो अलग साइंस है, जो हम पढ़ते हैं वो अलग साइंस है, ये भी एक अलमिया है। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ये एक सन है, सूरज है यानी कि, और ज़मीन इसके गिर्द घूम रही है। कब से घूम रही है? जब से कायनात बनी है घूम रही है। वहाँ पे देखो ना फ्रिक्शन है, जब आप फ़ज़ा में चले जाते हो वेटलेस हो जाते हो, ना वज़ा ग्रेविटी है, ज़मीन की कशिश है, सही ना। खला के अंदर, स्पेस के अंदर ना फ्रिक्शन है, ना रिगड़ है, ना आपकी जो है ना हवा है, ना वेट है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये ज़मीन क्या है? घूमे पड़ी है, घूमे पड़ी है। तो ये सेकंड पार्ट है। इसकी मिसाल है सबसे बड़ी कि आप देखें जो जुपिटर है वो अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। इसके अलावा और लाखों चीज़ें हैं जो अपने मदार में स्पेस में एक अपने जो उनको दायराकार दे दिया उसमें गर्दिश कर रहे हैं, और हमेशा से कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? ये साबित कर रहा है इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को साबित कर रहा है कि भाई क्यों करते रहेंगे, क्योंकि उन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, हमेशा हरकत करते हैं। जब तक अब उस पर कब तबाह होंगे? जब सूर फूकेंगे। जब सूर फूकेंगे तो वो साउंड होगा, साउंड में से उससे टकराएंगी तो सब कुछ तबाह। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो ये अपना मदार छोड़ेगी ज़मीन, अदरवाइज़ ये क़यामत तक जो है वो अपने मदार में गर्दिश करती रहेगी, और कर रही है और करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द साइंस, नॉट अकॉर्डिंग टू सर एम बी खान। सर एम बी खान इस बात को नहीं मानते, मैं नहीं मानता। मैंने कल भी बताया था कि सून आई विल लॉन्च माई न्यू चैनल, मैं नहीं मानता। तो इंशाल्लाह तबारक आप ज़रूर देखिएगा और उसको सब्सक्राइब भी करिएगा, सही है ना। तो आपके इल्म में जो है ना बहुत इजाफा होगा, लेकिन मैट्रिक के बाद देखिएगा, अभी नहीं देखिएगा। मैट्रिक स्पेशली 10 क्लास के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक के बाद देखें, क्योंकि मेरी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर देंगी, फिर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। तो बहरहाल इस पढ़ाई में मतलब आपकी अपनी जो अकल है उसमें तो दिल लगेगा, लेकिन इस पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। बहरहाल तो समझ में आ गया क्या था भाई? इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी लाइक दैट अर्थ इन अ स्टेट ऑफ मोशन ऑलवेज रिमेन इट्स स्टेट, हमेशा अपनी स्टेट कायम रखेगी, हमेशा हरकत करती रहेगी। जैसे कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, जब से बनी थी अब तक घूम रही है, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ तक कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत ना लग जाए। जैसे कि आपने देखा कि इसके ऊपर जब तक बैरूनी कुव्वत नहीं लगेगी, जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर नहीं फूकेंगे, और जो है ना जब तक ये हिलने वाली नहीं। एक्सटर्नल फोर्स वही होगी जो इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और ये अपनी जगह से छोड़ दें। क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो क्या हुआ, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द दो पार्ट हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट पार्ट इज दैट if a body in a state of rest it always remain its state until external force is applied। एक जिस्म अगर हालत सुकून में रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा जब तक कि उसके ऊपर बैरूनी कुव्वत नहीं लगेगी। अब वो कुव्वत कोई सी भी हो सकती है। और इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इट ऑलवेज रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, के अगर कोई जिस्म चल रहा है, हरकत कर रहा है, तो हमेशा हरकत करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत ना लगे। सही? तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है वो
समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ मोशन। अब थर्ड लॉ पे आ जाते हैं हम। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि कल इंशाल्लाह ताला सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया, सही ना। सेकंड लॉ में क्या है आपका जो है वो डेरिवेशन भी एक छोटी सी और वो आती है, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सही ना। तो थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही ना। हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है, ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, सही ना। हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है, सही ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही ना। अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा, सही ना, अगर कोई आज भर के आपको चपेट लगा दिया तो टीचर के अलावा, अब्बा अम्मा के अलावा, बड़े भाई के अलावा, बड़ी बहन के अलावा कोई दोस्त आपको आया भर के थप्पड़ मारा, या कोई लड़का आया और आपको जो है ना, या लड़की है तो लड़की मारेगी उसको, आई थप्पड़ मार दिया आपको पटाख, तो आप क्या करेंगे? आप पता क्या करेंगे? आप बोलेंगे मुझे थप्पड़ मारा पटाख, एक अपने मारेंगे मुंह पर धुड़ अपने मुंह पर मारेंगे ना आप। अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा, इधर मारेगा और बोलो तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं एक अपने मुंह पर और मार लेंगे, मैंने भी मार लिया, खुश ऐसा कभी नहीं हो। अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आप अपोजिट रिएक्शन करोगे। एवरी एक्शन, उसने एक्शन किया, आप रिएक्शन दोगे, उसके मुंह में थप्पड़ मारोगे, और हम तो ये कोशिश करते हैं कि उसके ज़्यादा ज़ोर से मारें, सही ना। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि हर अमल का रद्द अमल होता है। ये अमल था, उसने आपको थप्पड़ मारा, आप उसको भी थप्पड़ मारोगे। कोई आपको गाली बकेगा तो अगर आप गैर महज़िब हो तो आप उसको भी गाली बकोगे, सही ना। एक बॉल को जब दीवार पे मारते हैं तो दीवार भी बॉल को आपकी तरफ फेंकती है, ऐसे नहीं बैक बाउंस होती है, सही। तो हर अमल का रद्द अमल होता है, लेकिन क्या होता है? अपोजिट एंड इक्वल। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कहते हैं अपोजिट भी होता है और अमाउंट ऑफ एक्शन के बराबर ही अमाउंट ऑफ रिएक्शन होता है, सही ना, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी में हो, फेस के अंदर हो। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, इट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमें पता ही है। पहला लॉ भी हमें पता था, भाई एक रुकी हुई चीज़ है हमेशा रुकी रहेगी जब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हरकत करिए तो हमेशा हरकत करती रहेगी जब तक मैं उसको रोकूंगा नहीं, सही ना, या वो रिगड़ की कुव्वत से रुक जाए, सही। और ये थर्ड लॉ भी आपको पता है कि भाई एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही आसान है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही। अब आप बोलेंगे सर हम दीवार को धक्का मारते हैं, दीवार तो हमें नहीं मारती, दीवार भी आपको मारती है। ये जो आपको चोट लगती है, ये जो आप चोट खाते हैं जब आप आए भागते हो, थोड़ा कभी आजमा के देख लेना, आप आए जोर से दीवार से टकराएं, आप लिटरली यकीन करेंगे कि आप दीवार आपको धक्का मारती है। जब आप टकराएंगे दीवार से, ऐसे ही आप देखें, आप यूँ करें, यूँ इस बोर्ड को या दीवार को अपने घर की पुश करें और आंखें बंद करें और अपने आप को, दिमाग को रिलैक्स फील करें, तो आपको नज़र आएगा बाकायदा, आप यू कैन फील दैट कि दीवार भी आपको पुश कर रही है। नॉट ओनली यू पुश द वॉल बट वॉल एज वेल पुश यू। आप फील कर लें, अभी मैं कर रहा हूँ, मुझे वाज़ेह अल्फाज में, आप आंखें बंद करें, फील करें, आप इसको धक्का लगाएं, आपको लगा दीवार भी लगाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। पानी है, पानी बाल्टी होती है, बाल्टी में डोंगा मारे नीचे, वो आपको पानी भी उछालता है, आप थर्ड फोर्स खिलाती है वो। आप पानी में जब आप जो है वो मैं पहली दफ़ा स्विमिंग करने गया, तो आपको पता है दोस्त तो बड़े शरारती होते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं 8th क्लास में था, तो हमने स्विमिंग शुरू करी। तो जब मैं 8th क्लास में स्विमिंग पूल में गया, तो वो गुलशन में एक स्विमिंग पूल था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, तो चले गए सारे दोस्त मिल के, 8-10 दोस्त थे, हम चले गए। तो वहाँ गए, वो इन्वायरमेंट ही अलग था, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था। तो उसमें जो स्टेप बना हुआ था वो मतलब काफ़ी बुलंदी पर था ना वो। तो मेरे दोस्तों ने मुझे जो है ना वो पिन किया कि यार बाबर यार तुम ये देख इतनी ऊंची, पठान तो हैं हम, अल्लाह माफ़ करे। तो उसने मुझे बोला इससे ऊपर से अच्छा लग रहा। अच्छा, मुझे स्विमिंग कुछ नहीं आती, फर्स्ट टाइम मैं स्विमिंग करने गया, सही ना। तो मैं उस दोस्त के साथ एक शरारत कर चुका था, मज़े की बात। जब हम एक दफ़ा पिकनिक, उससे पहले पिकनिक पे गए थे, तो हॉर्स राइडिंग मुझे आती है, घोड़ा मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ। तो हॉर्स राइडिंग में तो मैं अपने दोस्त को इसी तरह मैंने घोड़े पे बिठाया और घोड़े को जो है ना वो बस बिठका दिया मैंने अपने तरीके से, तो बेचारा वो घोड़े से गिर गया।
तो वो उसके जहन में था, उसने कहा चलो सर से बाबर से आज बदला लूँगा। उसको स्विमिंग आती थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैं बहरहाल उसने मुझे तकरीबन जो है वो समझ लें कि 12 फुट ऊंचाई थी स्विमिंग पूल से और 8 फुट डेप्थ थी जिस जगह पे मैं गिरा। तो 12 फुट से मैं गिरा। अब स्विमिंग में ये होता है उसूल के, जब आप स्विम में डाइव करते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ जाते हैं, फिर आपकी हेड जाता है और फिर अदर बॉडी आपकी जाती है। तो हमारे दोस्त साहब ने क्या किया, मुझे ये तो बताया नहीं, बोला बता भाई छलांग लगा ले, कुछ नहीं होता। देख मैं भी, और मेरे सामने उसने छलांग लगा दी, वो तो स्विमर था। अब जब मैंने छलांग लगाई तो मैं जाके जो है ना सीधा ऐसे छपाक से लगा, मेरा जो है ना बुरा हाल, पूरी बॉडी मेरी जो है ना समझ लेंगे डैमेज हो गई एक तरह से। लेकिन हम भी पठान थे, एक दफ़ा लगाई, फिर उसने बड़ी मुश्किल से लोगों ने मुझे स्विमिंग पूल से निकाला, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो जब, लेकिन मैं डूबा नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब मैं उसके ऊपर समंदर में, एक तो मैं लगा छपाके के साथ लगा, पूरा जाके पानी के ऊपर गया, मेरा हाथ नहीं गया, मैं पूरी बॉडी समेत ऐसे जैसे कोई गिरता है ना सीधा, ऐसे जाके गिरा क्योंकि मुझे आती नहीं थी। फिर मैं नीचे गया, तो नीचे जाके मैं डूबा नहीं, पानी ने मुझे बाउंस बैक कर दिया, यानी कि मुझे उछाल के ऊपर पटाख। पहली दफ़ा में जब मैं नीचे गया तो खुद ब खुद मुझे तो बहुत ज़ोर से लग गई थी, तो मुझे इतना होश है कि मुझे पानी ने दोबारा उछाल के ऊपर फेंका, तो मैं वापस ऊपर आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पानी ने मुझे दोबारा उछाल के फेंका। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट। पानी उछाल के फेंक रहा है, आप घर पे तजुर्बा करें, बाल्टी लें और बाल्टी में एक डोंगा पकड़ें या कोई भी बर्तन लें और उसको दबाएं, आप फील करेंगे कि पानी में आपको ऐसे ऊपर उछाल रहा है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही, तो आज मैंने आपको स्टूडेंट्स कितने लॉ पढ़ा दिए। मैंने आपको आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिए, मैंने आज आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया। कल इंशाल्लाह ताला इनर्शिया को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, इनर्शिया भी डिस्कस कर लेते हैं आज। पहले मैं देख लूँ कि वक्त कितना हुआ। 17 मिनट हो गए, छोटा सा इनर्शिया। सही ना, मादे की वो खुसूसियत, द एबिलिटी ऑफ द मैटर दैट कैन रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं जमूद को, जमूद उर्दू में कहते हैं इसको जमूद। तो मादे के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुसूसियत रखी है कि जब उसकी हालत को तब्दील किया जाता है ना तो वो रेजिस्ट करता है। द एबिलिटी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मादे की वो खुसूसियत जो क्या करती है, अपनी हालत की तब्दीली में मज़ाहमत करती है। जैसे ये पेन है, अब मैं इसको पेन को चेंज करना चाहूँगा ना, ये पेन मज़ाहमत करेगा। इसके अंदर क्या मौजूद है, इनर्शिया की पावर मौजूद है। तो ये जो पावर होती है, जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है ऑफ मैटर अगेंस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड इनर्शिया। सही ना। और इसीलिए अब फर्स्ट लॉ में भी क्या होता है, फर्स्ट लॉ भी हमें यही बताता है भाई कि जो है ना, इफ़ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट ऑलवेज रिमेन इट्स स्टेट। क्यों भाई, हमेशा हालत सुकून में क्यों रह रही है वो, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये खासियत दी है, ये खुसूसियत दी है, ये क्वालिटी दी है कि वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। उसके अंदर ये काबिलियत मौजूद है, उसके अंदर ये खुसूसियत मौजूद है, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। रेजिस्टेंस फोर्स है, अगर आप उसको हिलाओगे वो बोलेगा नहीं मैं वापस आऊँगा। करके देख ले, बहुत आसान एक्सपीरियंस है। आप इसको हिलाएं, ये देखें, ये देखें, अगर ये गोल है, ये देखें, ये वापस आ गई, ये देखें कितना नज़र आ रहा है आपको, ये देखें भाई क्यों आ रही है वापस, मैं तो इसको वापस नहीं कर रहा, वापस आ रही, ये देखें, यूँ करूँ यूँ आ रही, यूँ करूँ यूँ आ रही। तो इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। और आपका ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इनर्शिया, सही ना। ये सारी तारीफ़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज का जो लेक्चर है मेरा, इसके बाद मैं आपको इसकी तस्वीर भेज दूंगा और ये आप इसको फिर चैप्टर 4 के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। इनर्शिया, सही ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया को आप देखें तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है आपसे कि भाई इफ़ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑलवेज रिमेन इन स्टेट। क्यों भाई, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है इनर्शिया की, इसलिए तो हमेशा हालत सुकून में रहता है जब तक कि बैरूनी कुव्वत न लगे। और अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें भी एबिलिटी है इनर्शिया की, तो वो क्या करता है, हमेशा अपनी हालत में रहता है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड इनर्शिया। ये आपका साइंटिफिक रीज़न आते हैं, उसके अंदर आता है वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज बोथ आर सेम एक्सप्लेनेशन, बोथ आर सेम एक्सप्लेनेशन। आप इसके बाद फिर लिख दें द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट दैट इफ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट
इट ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि वो हमेशा हालत सकून में क्यों रहेगी? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपनी हालत को तब्दीली में क्या करती है? मज़ाहमत करती है। तो रेजिस्टेंस फोर्स होती है इनर्शिया, जो स्टेट चेंज करने के अंदर क्या करती है? आपकी मज़ाहमत करती है। सही है। तो बेटा ये मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा दिया, आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा दिया, इनर्शिया भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि क्या होता है, और वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी बात है, कोई इसमें ऐसी टिपिकल बात नहीं है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल हम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। सही। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में भी आया होगा और आप इसको याद भी करेंगे। सही है ना? क्योंकि अब जो आपका टेस्ट होगा वो सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 का नहीं होगा, बल्कि चैप्टर 4 का नहीं होगा सिर्फ, बल्कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। और टेस्ट आपने देखा माशाल्लाह जिन बच्चों ने दिया कि मेरे टेस्ट जो है वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अब आ गए। सही ना? तो इसके भी न्यूमेरिकल है, डेरिवेशंस भी हैं इसके अंदर। सही ना? इसके अंदर वो टिपिकल टाइप ऑफ डेरिवेशन है। सही ना? टेंशन की डेरिवेशन है, बहुत मुश्किल होती है। सही बरा, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर समझ में आ जाए। सही। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।